कंपनी की एनुअल पार्टी में हर किसी को एक प्रैंक स्क्रैच ऑफ लॉटरी टिकट दिया गया था और उनमें से हर एक टिकट पर पूरे $100 मिलियन का इनाम पक्का निकलना था। मुझे ये सब बहुत बोरिंग लगा, इसलिए मैंने उसे स्क्रैच करने की जहमत तक नहीं उठाई और बस उसे ऐसे ही घर ले आया। लेकिन जब मैं नहाकर बाहर आया तो मुझे एहसास हुआ कि वो स्क्रैच ऑफ टिकट गायब था। मेरी पत्नी के चेहरे पर एक अजीब सी दीवानों जैसी एक्साइटमेंट थी। इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोलता और उसे बताता कि वो स्क्रैच ऑफ नकली है, अचानक मेरी सास बाहर के दरवाजे से अंदर भागती हुई आई। इससे तुरंत तलाक ले लो मेरी बेटी, मैंने तुमसे बहुत पहले ही कहा था कि ये कचरा आदमी तुम्हारे लायक नहीं है, वो जोर से चिल्लाई। तुम अब करोड़पति बन चुकी हो, दुनिया में इतने सारे अच्छे मर्द हैं, तुम जिसे चाहो उसे चुन सकती हो, है ना? बिना एक सेकंड भी सोचे मेरी पत्नी उसी वक्त इस बात पर राजी हो गई। सुना तुमने, मैंने पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया है, हम कल ही तलाक ले रहे हैं। इतना कहने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और मुझे घूरते हुए बोली, तुम ये कहने की कोशिश तो नहीं करने वाले ना कि वो स्क्रैच ऑफ टिकट तुम्हारा है? मैंने पहले ही चेक कर लिया है, स्क्रैच ऑफ गुमनाम होते हैं, जिसके हाथ में होता है मालिकाना हक उसी का होता है। जूलियन, मेरी माँ बिल्कुल सही कह रही हैं, तुम्हारे जैसा लूजर अब मेरे लायक नहीं रहा। मेरा दिल उसी पल बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। मैं पीछे मुड़ा और अपने साल के आखिर में मिले बोनस से उसके लिए जो गिफ्ट खरीदा था उसे वापस पैक करने लगा। जब उसे लगता था कि मैं अब उसके लायक नहीं हूँ तो वो इन चीजों को पाने के बारे में तो सोचना भी भूल जाए। सुना नहीं तुमने? जल्दी से अपना सामान पैक करो और यहाँ से दफा हो जाओ। मेरी सास ने अपने चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान के साथ मेरी तरफ उंगली उठाते हुए हुक्म दिया, तुम एक समझदार और बड़े आदमी हो, तुम तलाक के बाद इस घर पर कब्जा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे ना? भले ही मेरी बेटी अब अमीर हो गई है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। इन सारे सालों में तुमसे शादी करके उसने कितनी तकलीफें झेली हैं। ऐसे में इमोशनल डैमेज कॉम्पनसेशन मांगना तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। मैं अपनी जगह पर सुन्न खड़ा रहा और अपनी पत्नी विवियन को देखता रहा। मुझे आखिरकार रिएक्ट करने में काफी समय लग गया। क्या तुम वाकई मुझसे तलाक लेने जा रही हो? मैंने पूछा। विवियन ने मुझे एक तिरछी नजर से देखा। उसकी आंखों में पूरी तरह से बिना छिपा हुआ मतला देने वाला नफरत भरा भाव था। हाँ बिल्कुल, मेरी तुमसे शादी को 5 साल हो गए हैं और मैंने आज तक एक अदद हर्मीज का बैग तक नहीं कैरी किया। भला मेरा तुमसे क्या फायदा, जब तुमने मुझे कभी अच्छी जिंदगी दी ही नहीं। तो अब जब मेरे पास पैसा है और मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ तो क्या तुमने खुद ही ये नौबत नहीं बुलाई है? मुझे अचानक ये सब बेहद मजाकिया और बेतुका लगा। शादी के 5 सालों तक मैं अपनी हर महीने की 50,000 की सैलरी बिल्कुल वक्त पर उसके हाथ में सौंप देता था। यहाँ तक कि शादी के बाद हमने जो घर और गाड़ी खरीदी वो भी पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ उसी के नाम पर रखी गई थी। मेरी खामोशी को देखकर मेरी सास ने अंदाजा लगाया कि मैं असहमत हूँ। तो मेरी बेटी का स्क्रैच ऑफ टिकट छीनने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना? वो मेरी बेटी का है, उसका तुमसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तुमने मेरी बेटी को संभालने के लिए कभी मेहनत से पैसे तो कमाए नहीं और अब तुम्हारी नजरें उसके पैसों पर टिकी हैं। तुम सच में बहुत बेशर्म हो। बाहर हर कोई कहता है कि विवियन ने एक ऐसे आदमी से शादी की है जो औरतों के टुकड़ों पर पलता है और मैं देख रही हूँ कि वे लोग पूरी तरह से सही हैं। मम्मी बस करो, ये सब जोर से बोलने में भी मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, विवियन ने कहा। उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कंपनी ने मुझे जनरल मैनेजर के पद पर प्रमोट करने का फैसला पहले ही कर लिया था और यहाँ तक कि कंपनी के 5% शेयर्स भी मेरे नाम अलॉट कर दिए थे। अगर ये वाकया न हुआ होता तो विवियन एक अमीर एग्जीक्यूटिव की पत्नी बन जाती, लेकिन अब उसकी किस्मत में वो सब नहीं था। वो स्क्रैच ऑफ टिकट मुझे कंपनी की एनुअल पार्टी में दिया गया था और मेरे सभी कलीग्स इस बात की गवाही दे सकते थे। मैंने उनकी तरफ पूरी तरह से तंजिया और कटाक्ष भरी नजरों से देखा। विवियन ने आनन फानन में अपनी जेब को ढका और फिर मुझे एक लात मारी। क्या तुम पैसों के लिए पागल हो गए हो जूलियन? थोड़ी तो शर्म करो, कर सकते हो क्या? स्क्रैच ऑफ गुमनाम होते हैं, जिसके हाथ में वो होता है वो उसी का होता है। ठीक उसी पल एक शख्स अचानक अंदर भागता हुआ आया दरवाजे के बाहर से और उसने बड़े ही उत्साह के साथ विवियन को अपनी बाहों में उठा लिया। विवियन, क्या जो तुमने कहा वो सच है? क्या तुमने सच में 100 मिलियन जीते हैं? जो इंसान आया था वो कोई और नहीं बल्कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त साइलस था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो सचमुच मेरी आंखों के सामने विवियन को अपनी बाहों में उठा लेगा। चलो, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा, ठीक है? साइलस ने पूछा। साइलस, मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारी ही वजह से है कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी रही, विवियन ने जवाब दिया। पक्का ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि तुमने आज मुझे किस किया था और इसी वजह से मेरा जैकपॉट लग गया। मेरा सिर बस भन्ना रहा था। वो स्क्रैच ऑफ टिकट मेरे सामान में से निकाला गया था। उस जीत का मुझसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ये नज़ारा देखकर मुझे सचमुच अंदर से बहुत घिन आ रही थी। तलाक तो ठीक है, मैंने कहा, लेकिन तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसका क्या? विवियन ने बिल्कुल नफरत और घृणा से अपने खुद के पेट की तरफ नीचे देखा। ये बच्चा अब मुझे नहीं चाहिए। मैं एक इज्जतदार करोड़पति महिला हूँ। भला मैं तुम्हारे जैसे लूजर के लिए किसी बच्चे को जन्म क्यों दूं? मेरी सास ने तुरंत हामी भरते हुए उसकी बात का समर्थन किया। बिल्कुल सही, तुम्हें इसे गिरा देना चाहिए था। हमारे पास अब बहुत पैसा है, तुम फ्यूचर में जितने चाहो उतने बच्चे पैदा कर सकती हो। तुमने हमारी शादी के दौरान मुझे धोखा दिया है, मैंने कहा। साइलस, क्या तुम्हें यहाँ से बिना कुछ लिए दिए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए? वो तुरंत गुस्से में भड़क उठी। जूलियन, क्या तुम एक मर्द भी हो?
यह साफ तौर पर तुम्हारी गलती है कि तुम इस शादी में मुझे पर्याप्त सिक्योरिटी नहीं दे पाए। इसी वजह से मेरा दिल साइलस पर आ गया। गलती तुम्हारी है। तुम वो इंसान हो जिसे कायदे से यहाँ से खाली हाथ जाना चाहिए। ये बातें सुनकर साइलस ने धीरे से अपना हाथ उसकी कमर के चारों तरफ लपेट लिया। विवियन, क्या पता, हो सकता है कि ये बच्चा मेरा हो। क्या तुम भूल गई पिछले महीने जब जूलियन अपने बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था, तब तुम और मैं यहीं इसी जगह पर लगातार कई दिनों तक साथ थे। क्यों ना हम हॉस्पिटल चलें और एक डीएनए टेस्ट करवा लें। अगर ये मेरा हुआ तो हम तुरंत शादी कर लेंगे, ठीक है ना? मेरी लगातार खामोशी को देखकर विवियन को डर लगा कि कहीं मैं राजी ना हूं, इसलिए वो एक तीखी और ऊंची आवाज में बोली, जूलियन, यहाँ ना कहने का हक तुम्हारा नहीं है। अगर तुम तलाक के लिए मान जाते हो तो हो सकता है कि मैं थोड़ा समझौता करने को तैयार हो जाऊं और ये घर तुम्हें दे दूं। यह बात सुनकर मैंने अपने चेहरे पर दिल टूटने का एक झूठा नाटक किया और अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं घर रख लूंगा। चलो अभी के अभी चलकर तलाक ले लेते हैं। सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंचने पर वहां के कर्मचारी ने कागजात का एक बड़ा सा बंडल हमारे सामने बढ़ा दिया। क्या आप लोगों ने प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात आपस में तय कर ली है? उन्होंने पूछा। घर जूलियन के पास जाएगा और सेविंग्स बांटने की कोई जरूरत नहीं है। इस कंगाल के पास वैसे भी ज्यादा पैसे नहीं है, विवियन ने ताना मारते हुए कहा। सिर्फ एक तलाक लेने के बदले में मुफ्त में घर मिल रहा है? जूलियन, तुम सच में बड़े चालू चीज हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस बिल्कुल शांत और बिना किसी हाव भाव वाले चेहरे के साथ अपना नाम साइन कर दिया। जैसे ही दोनों पक्षों ने साइन किए, विवियन ने राहत की एक बहुत भारी सांस ली, जैसे उसके सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। इसके ठीक बाद उसने साइलस के हाथ में अपना हाथ डाला और वे दोनों एक साथ हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। अभी हमें ऑफिशियल तलाक का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, इसलिए तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा, मेरी सास ने हुक्म चलाते हुए कहा। अगर कोई ऐसी चीज आती है जहां तुम्हारे साइन की जरूरत हो तो तुम्हें बिना किसी शर्त के वहां साइन करना होगा, वरना मेरी बेटी किसी भी पल ये घर वापस छीन लेगी। मैंने अपनी उल्टी आने जैसी घिन को किसी तरह अंदर दबाया और मान गया। आखिरकार मुझे अभी भी हमारी शादी के दौरान विवियन की बेवफाई और धोखेबाजी के सबूत जो इकट्ठा करने थे। एक बार जब हम हॉस्पिटल पहुंच गए तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के रिजल्ट्स को देखा। एक नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल पैटर्निटी टेस्ट में आमतौर पर 5 से 7 वर्किंग डेज का समय लगता है, लेकिन अगर आप इसे जल्दी करवाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देते हैं तो हमें इसके नतीजे 2 दिनों के भीतर मिल सकते हैं। इसे जल्दी करो, विवियन ने हुक्म दिया। मेरे पास अब बहुत पैसा है, इसे तुरंत जल्दी से प्रोसेस करो। अगर बच्चा जूलियन का निकला तो मेरे लिए फौरन अबॉर्शन की सर्जरी का इंतजाम करो। अबॉर्शन? गलियारे के उस पार से एक आवाज गूंजी। मेरी माँ अपने हाथ में मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट पकड़े हुए भारी सांसें लेती हुई भागती हुई वहां आई। विवियन, क्या तुम मेरे पोते पोती को गिराने जा रही हो? आपका बेटा और मैं पहले ही तलाकशुदा हो चुके हैं। अगर मेरा मन करेगा तो मैं इस बच्चे को गिरा दूंगी, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, विवियन ने पलटकर तीखे लहजे में कहा। मेरी माँ ने आगे बढ़कर विवियन का हाथ पकड़ लिया। क्या जूलियन ने तुम्हें परेशान किया? माँ को बताओ। विवियन ने उन्हें जोर से पीछे धकेल दिया। कैसी माँ? अब आप मेरी माँ नहीं हैं। मुझे और घिन मत दिलाइए। अब जब आपको पता चल गया है कि मेरे पास पैसा है तो आप बस नाटक कर रही हैं, है ना? ऐसा सोचना भी मत कि आपका परिवार मेरे टुकड़ों पर पलने की कोशिश करेगा। माँ, कोई बात नहीं, मैंने उन्हें संभालते हुए कहा। अगर वो इसे गिराना चाहती है तो उसे करने दो, मैं इसे संभाल सकता हूँ। मेरी माँ मेरी बाहों में कांप रही थी, बोलते हुए उनके होंठ नीले पड़ रहे थे। इसे मत गिराओ, तुम बेवकूफ लड़की, तुम मरी हुई बूढ़ी डायन। भले ही तुम यहीं पर मरने का नाटक कर लो, फिर भी ये नामुमकिन है कि मेरी बेटी कभी तुम्हारे उस लूजर बेटे के साथ दोबारा रहे, मेरी सास ने थूकते हुए कहा। वैसे भी मेरी बेटी के पेट में जो चीज है वो शायद तुम्हारे बेटे की है ही नहीं। ये सुनकर मेरी माँ का चेहरा और भी ज्यादा दर्द से मुड़ गया और मैं समझ गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। ये साफ तौर पर पैरालिसिस के शुरुआती लक्षण थे। मैंने घबराकर डॉक्टर को आवाज दी। मेरी माँ को स्ट्रोक आ रहा है, कोई जल्दी आओ। विवियन, इनकी बातों पर भरोसा मत करो, मेरी सास ने ताना मारते हुए कहा। वे बस ये जानते हैं कि तुम अब अमीर हो चुकी हो और तलाक फाइनल होने से पहले तुमसे मोटी रकम ऐंठना चाहते हैं। क्या ये चाल कुछ ज्यादा ही बचकानी नहीं है? ये सुनकर विवियन ने मेरी तरफ पूरी तरह से मजाक उड़ाने वाली नजरों से देखा। तुम्हारी माँ बस हमें ठगने के लिए इसका नाटक कर रही हैं, और वैसे भी मैंने उन्हें इतनी जोर से धक्का भी नहीं दिया था। भले ही वो सचमुच मर जाएं, फिर भी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं पूरी तरह से सन्न रह गया था। मेरी माँ ने हमेशा उसके साथ उससे बेहतर बर्ताव किया था, जैसा वो मेरे अपने खुद के सगे बेटे के साथ करती थीं। न केवल वो उसका ख्याल रखने के लिए दिन में 3 बार खाना बनाकर तैयार करती थीं, बल्कि जैसे ही उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, वो तुरंत बाहर गईं और उसे गिफ्ट देने के लिए 100 ग्राम सोना खरीद लाई थीं। फिर भी अब वो असल में ऐसी बेतुकी और बेरहम बातें कह सकती थीं। मैंने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया और आनन फानन में अपनी माँ को इमरजेंसी रूम ले गया। आधे घंटे बाद मैंने साइलस द्वारा पोस्ट किया गया एक बिल्कुल नया सोशल मीडिया अपडेट देखा।
उस वीडियो में विवियन और साइलस शहर के सबसे महंगे नाइट क्लब में एक दूसरे को बड़े ही पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे और चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे कि वे वहां मौजूद हर किसी की ड्रिंक्स के पैसे दे रहे हैं। मैंने एक ठंडी हंसी हंसी और फिर विवियन को जारी किए गए परिवार के सप्लीमेंट्री कार्ड और क्रेडिट लिमिट्स को बंद कर दिया। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ घंटों बाद विवियन ने बेहद गुस्से में बौखलाते हुए मुझे फोन किया। जूलियन, तुम्हें मेरे कार्ड्स फ्रीज करने का क्या हक है? सीधे यहाँ चले आओ और अभी के अभी इस बिल का भुगतान करो। मैं इतना गुस्से में था कि मुझे असल में हंसी आ गई। हमारा तलाक होने वाला है और तुम अभी भी चाहती हो कि मैं तुम्हारे बिलों का भुगतान करूं? विवियन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे दिमाग में भूसा भरा है? ये सिर्फ 5 मिलियन है। क्या तुम सचमुच इस बात पर मुझसे बहस करने वाले हो? उसने सवाल किया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस फोन काट दिया और सीधे उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद मैंने एक दूसरा नंबर डायल किया। हेलो जासूस वेंस, मेरे पास एक केस है जिसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। अगली सुबह तड़के मैं अपनी माँ के हॉस्पिटल के बेड के पास बैठकर उन पर नजर रख रहा था। उन्हें मानसिक सदमा और शारीरिक चोट लगी थी और उनके होश में आने की कोई भी उम्मीद होने से पहले उन्हें ठीक से आराम की जरूरत थी। मैंने डॉक्टर को देखकर सिर हिलाया, फिर कुछ ब्रेकफास्ट खरीदने के लिए बाहर निकला, जहां मेरी मुठभेड़ विवियन और उसके पूरे लाव लश्कर से हो गई। तभी मुझे हॉस्पिटल और उस लॉटरी के इनाम की बात याद आई। रिडेम्पशन सेंटर कोई ज्यादा दूर नहीं थे। जूलियन, महज 5 मिलियन के लिए मुझे ब्लॉक कर दिया। तुम सच में बड़े चालू चीज हो, विवियन ने ताना मारते हुए कहा। तुमने उन सभी लोगों के सामने नाइट क्लब में मुझसे एक गारंटी लेटर लिखवाया जिसमें मैंने आज तक सारा पैसा चुकाने का वादा किया था। एक बार जब मैं अपना इनाम ले लूंगी तब मैं तुम्हारे साथ ये पूरा हिसाब चुकता करूंगी। विवियन, चलो पहले इनाम क्लेम करते हैं। एक बार जब हमारे हाथ में पैसा आ जाएगा तो हम इस लूजर के साथ धीरे धीरे अपना हिसाब चुकता कर लेंगे, साइलस ने उतावलेपन में कहा। इनाम क्लेम करने की बात सुनते ही विवियन की आंखें पूरी तरह से एक्साइटमेंट से भर गईं। जूलियन, मेरे बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं रह जाएगी। आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगी कि आखिरकार 100 मिलियन दिखते कैसे हैं। ठीक उसी समय जब वो बोल रही थी, एक वैन आकर रुकी और बिल्कुल हमारे सामने खड़ी हो गई। उस गाड़ी में से 3-4 हट्टे कट्टे तगड़े आदमी बाहर निकले। उनका लीडर, जो टैटू से ढका हुआ एक विशालकाय आदमी था, बिल्कुल खूंखार और गुस्से भरी नजरों से घूर रहा था। कल रात का क्लब का कुल बिल 5 मिलियन था। तुमने खुद आज इसे चुकाने का वादा किया था। तुम लोग किस बात से डर रहे हो? ऐसा तो है नहीं कि हम तुम्हारा कर्ज लेकर भागने वाले हैं, विवियन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। बिल्कुल सही, तुम लोग इतनी जल्दीबाजी क्यों मचा रहे हो? साइलस ने भी अपनी बात जोड़ी। ये सिर्फ 5 मिलियन ही तो है। जैसे ही हम वहां से बाहर आएंगे हम तुम्हें तुरंत भुगतान कर देंगे। एक बात कान खोलकर सुन लो, अब से हम तुम्हारे क्लब के वीवीआईपी लोग हैं। अगर तुमने दोबारा हमसे बदतमीजी करने की हिम्मत की तो याद रखना, मैं तुम सबको नौकरी से निकलवा दूंगी। अपनी आंखें बड़ी बड़ी नचाते हुए उनका पूरा ग्रुप शान से अकड़ते हुए प्राइज रिडेम्पशन सेंटर के अंदर चला गया। हेलो, मुझे एक इनाम क्लेम करना है, पूरे 100 मिलियन का, उसने ऐलान करते हुए कहा। वहां के स्टाफ मेंबर ने उस लॉटरी टिकट को लिया, उसे कई बार आगे पीछे करके देखा और फिर एक स्कैनिंग डिवाइस उठाई। एक बीप की आवाज के बाद मशीन ने ऐलान किया, टिकट इनवैलिड। विवियन के चेहरे की मुस्कान उसी पल तुरंत गायब हो गई और वो जम सी गई। तुम लोग ये किस तरह का खेल खेल रहे हो? उसने कड़े लहजे में पूछा। ये लॉटरी टिकट नकली है, इसका सिक्योरिटी कोड हमारे सिस्टम में किसी भी चीज से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, स्टाफ मेंबर ने जवाब दिया। साइलस ने उसे झटके से वापस छीना और बहुत करीब से उसकी जांच की। असंभव, ये नकली कैसे हो सकता है? तुम लोगों से निश्चित रूप से कोई गलती हुई है। जल्दी करो और इसे दोबारा स्कैन करो। हमसे कोई गलती नहीं होगी। अगर किसी ने आपको ठगने के लिए नकली लॉटरी टिकट का इस्तेमाल किया है तो आप पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, कर्मचारी ने शांत भाव से कहा। विवियन का चेहरा उसी पल डर के मारे एकदम सफेद पड़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे 100 मिलियन? वो हट्टा कट्टा आदमी विवियन और साइलस को जानलेवा नजरों से घूरने लगा। अचानक मेरी सास को कुछ याद आया। मुझे अब याद आया, ये स्क्रैच ऑफ टिकट जूलियन का था। ये जरूर इसी का काम होगा। इसने पक्का हमारी नजर बचाकर असली टिकट को नकली से बदल दिया होगा और पूरे 100 मिलियन खुद अपनी जेब में रख लिए होंगे। ऐसा कहते हुए उसने मेरी तरफ अपना घूंसा ताना। सच सच बताओ, क्या तुमने ये सब सिर्फ हमें परेशान करने के लिए किया है? ठीक उसी समय मेरे बगल में खड़े टैटू वाले विशालकाय आदमी ने आगे बढ़कर साइलस का हाथ पकड़ लिया। मेरे सामने ये नाटक करना और आपस में मिलकर सुर मिलाना बंद करो। मुझे बस अपने बकाए पैसे चाहिए, पूरे 5 मिलियन, एक भी कौड़ी कम नहीं। अगले ही सेकंड विवियन ने सीधे मेरी तरफ उंगली उठाई। जूलियन, इसके पास पैसा है, इसके पीछे जाओ। मैंने अपनी जेब से कागजात का एक बंडल निकाला और उस टैटू वाले आदमी को सौंप दिया। ये हमारा डिवोर्स एग्रीमेंट है, इसके ऊपर जो भी कर्ज है उससे मेरा क्या लेना देना। टैटू वाले आदमी ने उसे लिया, सरसरी तौर पर देखा और फिर उसके आदमियों ने विवियन को चारों तरफ से कसकर घेर लिया। मैं जाने के लिए मुड़ा, लेकिन मेरी सास भागती हुई आगे आई और मेरा रास्ता रोक लिया। जूलियन, तुम नहीं जा सकते, तुमने ही उसे ये स्क्रैच ऑफ टिकट दिया था। जल्दी करो और इस मुसीबत को खत्म करो। क्या आप सबने अभी अभी ये नहीं कहा था कि स्क्रैच ऑफ गुमनाम होते हैं और जिसके हाथ में होता है वो उसी का होता है? इसके अलावा मैंने तो उसे इसे स्क्रैच करने के लिए नहीं कहा था। तो फिर भला मैं इस मुसीबत से क्यों निपटूं? तुम शुरू से जानते थे कि ये टिकट नकली है ना?
वह जोर से चिल्लाई। मैंने अपना सिर हिलाकर हामी भरी। मैं शुरू से ही ये बात कहना चाहता था, शुरुआत से ही, लेकिन आप सबको लगा कि आपका जैकपॉट लग गया है और आप मुझसे तलाक लेने के लिए उतावली हो गईं। अब इसमें किसकी गलती है? मेरी बातें सुनकर विवियन के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उस टैटू वाले आदमी का सब्र अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने साइलस का हाथ पकड़ा और उसे बड़ी बेरहमी से मरोड़ दिया। साइलस के मुंह से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख निकली और उस तड़पा देने वाले दर्द की वजह से वो पसीने पसीने हो गया। तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं? मुझे सीधा सीधा जवाब दो। मेरे पास हैं, मेरे पास पैसे हैं, इन सारे कार्ड्स में पैसे हैं, विवियन रोते हुए चिल्लाई। टैटू वाले आदमी ने वे कार्ड्स लिए और अपने एक साथी से उन्हें स्वाइप करवाया। 3 मिनट से भी कम समय में उस साथी की POS मशीन पर पूरी तरह से अबनॉर्मल परमिशन लिखकर आ गया। हर एक कार्ड का ट्रांजैक्शन फेल हो गया था। क्या? असंभव। ये सारे कार्ड्स मुझे जूलियन ने ही दिए थे। मेरे कार्ड्स सिर्फ मेरे रिश्तेदारों के इस्तेमाल के लिए हैं। तुम दोनों आखिर हो कौन? मैंने पूछा। तुम? हमारा अभी तक ऑफिशियल तलाक का सर्टिफिकेट नहीं आया है। मैं अभी भी तुम्हारी रिश्तेदार हूँ। तो इस सारे ड्रामे के बाद भी तुम्हारे पास चुकाने के लिए कोई पैसा नहीं है। सही कहा ना? वो गुंडा गुर्राया। मेरे पास हैं, मेरे पास पैसे हैं। विवियन ने आनन फानन में अपने कंधे से वो लिमिटेड एडिशन हैंडबैग उतारा। ये बैग 500,000 का है। साइलस ने मुझे ये दिया था। अभी के लिए इसे रख लो ताकि कुछ हिस्सा चुकता हो जाए और बाकी के लिए मुझे थोड़ा वक्त दे दो। टैटू वाले आदमी ने बैग लिया, बमुश्किल 1 मिनट तक उसे उलट पुलट कर देखा और फिर बिल्कुल ठंडे और कड़क चेहरे के साथ बोला, नकली है, पटरी से खरीदा हुआ घटिया माल है जिसकी कीमत 50 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। वहाँ का माहौल उसी पल एकदम जम सा गया। विवियन ने आगे झपटकर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। तुमने मुझे एक घटिया नकली बैग दिया, तुम धोखेबाज। मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहती है और तुम उसके लिए नकली सामान खरीदते हो। मेरी सास भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो साइलस पर टूट पड़ी, उसके कपड़े फाड़ने और खींचने लगीं। साइलस पिटता हुआ कदम ब कदम पीछे हटने लगा। नहीं, मुझे भी नहीं पता था। दुकान के क्लर्क ने कहा था कि ये असली है। 50 रुपए में असली? तुम्हें क्या लगता है हम पूरे बेवकूफ हैं? टैटू वाला आदमी अब खुद को और नहीं रोक पाया। उसकी महज एक नजर के इशारे पर विवियन और साइलस को दबोच लिया गया। अगर तुमने आज पैसे नहीं चुकाए तो ये औरत क्लब में होस्टेस का काम करेगी और ये मर्द जिगोलो का काम करेगा। नहीं। विवियन पूरी तरह से घबरा गई। उसने अपना फोन निकाला और पागलों की तरह स्क्रीन पर उंगलियां चलाने लगी। मेरी लोन लिमिट है, मैं इसे चुका सकती हूँ। इसके तुरंत बाद उसने झटके से साइलस का फोन छीन लिया। तुम भी एक लोन लो, मेरी तरफ का पैसा पूरा नहीं पड़ रहा है। विवियन, तुम चाहती हो कि मैं ये कर्ज चुकाने के लिए लोन लूं? साइलस ने अविश्वास से पूछा। विवियन का चेहरा पूरी तरह से गुस्से से तमतमा रहा था। तो फिर और क्या करूं? अगर तुमने कल रात बड़े नवाब बनकर पूरे क्लब का बिल चुकाने का दिखावा न किया होता तो मुझ पर 5 मिलियन का कर्ज कैसे चढ़ता? अगर हमने ये पैसा वापस नहीं किया तो सिर्फ मैं ही नहीं मरूंगी। जल्दी करो, क्या तुम मेरी बेटी को मरते हुए देखना चाहते हो? साइलस ने विवियन की तरफ देखा, फिर उस टैटू वाले विशालकाय आदमी को देखा और आखिरकार अपने दांत भींचते हुए उसने 2 मिलियन का लोन ले लिया। जैसे तैसे सब कुछ जोड़ तोड़कर उन दोनों ने आखिरकार वो कर्ज चुका दिया। जैसे ही वो टैटू वाला आदमी और उसकी गैंग वहां से गई, वे दोनों सड़क के किनारे बिल्कुल बेदम होकर ढह गए। सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ठीक इसी मोड़ पर एक लिमिटेड एडिशन सुपर कार वहां आकर रुकी और सड़क के किनारे खड़ी हो गई। कार का दरवाजा खुला और मेरी असिस्टेंट क्लारा अपने हाथ में एक बेहद शानदार गिफ्ट बॉक्स लिए बाहर आई। डायरेक्टर जूलियन मैडम को गिफ्ट करने के लिए जो मसेराती सुपर कार मंगवाई थी वो आ गई है। क्या आपको इसका हैंडओवर अभी करना है? क्या ये मेरे लिए है? विवियन ने पूछा। मेरा पहले ही तलाक हो चुका है। जाओ और इस कार के सारे कागजात ट्रांसफर करवाओ, इसे मैं खुद चलाऊंगा, मैंने क्लारा से कहा। क्लारा एक पल के लिए रुकी और फिर उसने सहजता से उस गिफ्ट बॉक्स को वापस रख लिया। समझ गई, मैं अभी जाकर ये काम करती हूँ। रुको, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? विवियन चीखी। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। तुमने निश्चित रूप से विवियन का असली वाला विजेता स्क्रैच ऑफ टिकट छुपा लिया है। ये चोरी है, हम पुलिस को बुला सकते हैं। मेरी सास भी तुरंत होश में आ गई। सही बात है, ये तो पूरा का पूरा लूजर है। भला इसकी औकात कैसे हो सकती है एक सुपरकार खरीदने की? इस पैसे का जरिया अता पता नहीं है। विवियन, पुलिस को फोन करो और इसे गिरफ्तार करवाओ। जूलियन, क्या तुमने सचमुच मेरा स्क्रैच ऑफ टिकट चुराया है? इसे अभी के अभी मेरे हवाले कर दो और मैं इस बात को यहीं रफा दफा कर सकती हूँ। विवियन ने धौंस जमाते हुए मांग की। विवियन, मैं पहले कभी नहीं जानता था कि तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ हो। किसी भी स्क्रैच ऑफ टिकट का सबसे बड़ा इनाम सिर्फ 1 मिलियन होता है। भला कहीं 100 मिलियन का टिकट हो सकता है क्या? क्लारा ने भी उस स्क्रैच ऑफ टिकट को पहचान लिया और हंस पड़ी। क्या ये वही प्रैंक स्क्रैच ऑफ टिकट नहीं है जो हमारी एनुअल पार्टी में हर किसी को दिया गया था? ऐसा कहते हुए उसने अपने बैग से अपना खुद का टिकट बाहर निकाला। मैंने भी पूरे 100 मिलियन जीते हैं, तुम्हें पता है। विवियन ने इतनी जोर से हांफते हुए सांस ली कि उसका दम ही घुटने लगा। पतिदेव, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? उसने मिन्नतें करते हुए कहा। अगर आपने घर आते ही मुझे बता दिया होता तो मुझसे इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं होती। चूंकि ये सिर्फ आपकी कंपनी का एक मजाक था, तो चलिए अब हम तलाक नहीं लेते हैं, ठीक है? विवियन, तुम ये क्या कह रही हो?
उस कैश के इनाम का क्या हुआ जिसे तुमने मेरे साथ बांटने का वादा किया था? मैंने तुम्हारे लिए पूरे 2 मिलियन का लोन लिया है, साइलस चिल्लाया। लेकिन विवियन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और पागलों की तरह मेरा हाथ हिलाने लगी। पतिदेव, मुझे बचा लो, हमारे पास हमारा खुद का खून पसीना है। देखो, मैंने उसे अबॉर्ट कराने की हिम्मत तक नहीं की। तुम बस ऐसे दूर खड़े होकर मुझे और बच्चे को तकलीफ में बिखरते हुए नहीं देख सकते, है ना? मेरे अंदर नफरत और घिन की एक पूरी लहर दौड़ गई। मैंने नीचे देखा और उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को प्ले कर दिया जो मैंने उस दिन जानबूझकर रिकॉर्ड की थी। साइलस ने कहा कि पिछले महीने जब मैं बाहर था तो वो हमारे ही घर में तुम्हारे साथ लगातार कई दिनों तक था। क्या तुम अपने दिल में अच्छी तरह से नहीं जानती कि ये बच्चा मेरा है या नहीं? ठीक उसी समय साइलस का फोन बजा। उसने नीचे उसकी तरफ देखा और पागलों की तरह उसे बंद करने की कोशिश करने लगा। बच्चा तुम्हारा ही है, रिपोर्ट बाहर आ गई है, मैंने अभी अभी इसे देखा है, ये निश्चित रूप से तुम्हारा ही है, विवियन चिल्लाई। मैंने एक ठंडी हंसी अपना खुद का फोन खोलकर देखा और फिर उस पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट को सीधे उसके चेहरे के सामने अड़ा दिया। तुमने सचमुच ये तो नहीं सोचा था ना कि मैं अपने पास कोई बैकअप प्लान नहीं रखूंगा? जैसे ही ये पैटर्निटी रिपोर्ट तैयार हुई, इसकी एक कॉपी मुझे भी मिल गई। इसमें साफ साफ लिखा है, ये बच्चा साइलस का है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ पतिदेव, मुझे बचा लो। मुझे पता है कि मुझसे गलती हो गई, आप इतने बेरहम नहीं हो सकते। सही कहा मेरे अच्छे दामाद। मेरी सास ने भी मिन्नतें की। विवियन से बस पल भर के लिए फैसले में चूक हो गई थी। तुम एक समझदार और बड़े आदमी हो, तुम्हारे अंदर इतनी कम सहनशीलता कैसे हो सकती है? तुम दोनों 5 साल से साथ हो, तुम बस ऐसे ही तलाक कैसे कह सकते हो? मम्मी इस बात के लिए राजी नहीं है। तुमने समझौते पर खुद दस्तखत किए हैं, मैंने तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं की, मैंने साफ कहा। विवियन, हमारा खेल अब खत्म हो चुका है। मैंने नीचे उसकी तरफ देखा, मेरे दिल में उसके लिए भावना की एक छोटी सी लहर भी बाकी नहीं बची थी। चलो क्लारा, हम अभी के अभी कार बदलने जा रहे हैं। आखिरकार इसे देखकर ही मुझे उल्टी आने लगती है। इतना कहने के बाद मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। ये जासूस वेंस का एक मैसेज था। मिस्टर जूलियन, आपने जो भी सबूत मांगे थे वे सब इकट्ठा कर लिए गए हैं। उस मैसेज के नीचे दर्जनों तस्वीरें, होटल बुकिंग के रिकॉर्ड, लगातार निगरानी के स्क्रीनशॉट, चैट हिस्ट्री और शादी के दौरान साइलस के साथ घूमते और लग्जरी शॉपिंग करते हुए मेरे पैसे खर्च करने के सारे सबूत मौजूद थे। इन सब के साथ और मेरे हाथ में मौजूद पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट के बाद ये सबूत बिल्कुल पक्के और अकाटे थे। मुझे शादी के दौरान उसके द्वारा दिए गए धोखे के लिए उस पर मुकदमा करना ही था, इससे पहले कि वो हमारी शादी की बची खुची प्रॉपर्टी को आधा आधा बांटने के लिए मुझे डराने धमकाने की कोशिश करती। न केवल मैं ये मांग करने वाला था कि वो यहाँ से बिल्कुल खाली हाथ बाहर जाए, बल्कि मैं शादी के दौरान चुपके से मेरी संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए भी उस पर केस करने जा रहा था। मैं ये पक्का करने वाला था कि वे अपना सब कुछ खो बैठे। ये वही चीज थी जो उनका मुझ पर कर्ज थी। ठीक उसी समय जब मैं ये सोच रहा था, मेरा फोन अचानक लगातार वाइब्रेट होने लगा। विवियन ने न जाने कहां से किसी और का फोन झपट लिया था और पागलों की तरह मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज रही थी। पतिदेव, मैं सचमुच जानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि मुझे सिर्फ इस एक बार के लिए माफ कर दो। हम इतने सालों तक साथ रहे हैं, तुम मुझे मरते हुए देखने की बेरहमी कैसे कर सकते हो? इसके बारे में सोचो, जरा सोचो कि तुम मुझसे पहले कितना प्यार करते थे। क्या तुम्हें हमारे पुराने लगाव और प्यार की सचमुच कोई कद्र नहीं है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैसेज लगातार स्क्रीन पर आते रहे। जूलियन, मुझे पता है कि तुम इसे देख सकते हो, बात को बहुत आगे मत बढ़ाओ, मुझे अभी के अभी जवाब दो, ठीक है? तुम बस रुको, मैं तुम्हारी कंपनी में तुम्हारी साख और इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मुझे छोड़ दिया। मैंने एक ठंडी हंसी और सीधे उस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। आधे घंटे बाद अपनी बात पर टिकी रहते हुए वो पागलों की तरह मेरी कंपनी के अंदर घुस आई। उसने हाथ में एक फोन पकड़ा हुआ था जिस पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही था और मेरी सास और साइलस ठीक उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। मैं आपकी कंपनी के एक कर्मचारी जूलियन की आधिकारिक तौर पर शिकायत करने आई हूँ। इसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और मुझे मेरे पेट में पल रहे बच्चे को अबॉर्ट कराने के लिए मजबूर किया। मुझे पूरा शक है कि इसका ऑफिस में अपनी ही असिस्टेंट के साथ चक्कर चल रहा है। अगर कंपनी मुझे इस बात का स्पष्टीकरण नहीं देती है तो इससे यह साबित हो जाएगा कि कंपनी इस तरह के कचरा इंसान को बढ़ावा दे रही है और उसे बचा रही है। लाइव स्ट्रीम में जुड़े लोगों को असली सच्चाई का पता नहीं था और उन्होंने तुरंत विवियन का पक्ष ले लिया। ये क्या चल रहा है? उसने अपनी पत्नी को बच्चा गिराने के लिए मजबूर किया। वाह, सांस लेते हुए कितना गिरा हुआ आदमी है। धोखा भी दे रहा है और अपनी पत्नी को अबॉर्शन के लिए मजबूर भी कर रहा है। क्या ये इंसान भी है? ये औरत बिल्कुल सही कह रही है। अगर कंपनी कुछ नहीं करती तो वे उसे बचा रहे हैं। मिस्टर स्टर्लिंग आनंद फानन में अपने ऑफिस से बाहर निकल आए। जूलियन, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? बॉस की आंखों में कोई डांट या गुस्सा नहीं था, बल्कि सिर्फ चिंता थी। आखिरकार वो बहुत अच्छी तरह जानते थे कि मैं उस तरह का इंसान बिल्कुल नहीं हूँ। मिस्टर स्टर्लिंग, मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं इसे पूरी तरह और अच्छे से संभाल सकता हूँ। देखो, कंपनी भी मेरी ही तरफ है, विवियन ने शेखी बघारते हुए कहा। जूलियन, या तो तुम मुझसे तलाक लेने का अपना फैसला वापस लो या फिर उस 5 मिलियन के कर्ज को चुकाने में मेरी मदद करो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। विवियन, मैं तुम्हें 5 मिलियन तो नहीं देने वाला, लेकिन तुम्हें हर हाल में मुझे पूरे 8 मिलियन वापस लौटा
लौटाने होंगे, और फिर गुस्से में मुझ पर दहाड़ उठी। यह क्या बकवास है? मैंने तुमसे कब 8 मिलियन उधार लिए थे? जूलियन, तुम गरीबी के चक्कर में पागल हो गए हो क्या? क्या तुम्हारी जान पर बनाई है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पलटकर वार करने की? मैं देख रही हूँ कि तुम सचमुच अपनी नौकरी गंवाना चाहते हो, है ना? यहाँ हजारों लाखों नेटिजन्स इस लाइव को देख रहे हैं। तभी विवियन अचानक स्क्रीन की तरफ देखकर पागलों की तरह हंसने लगी। जल्दी से लाइव कमेंट्स देखो। एक वकील ने अभी अभी कहा है कि वो मेरी मदद करना चाहता है। मैं इस वकील को पहचानती हूँ। वो शहर के सबसे टॉप लेवल के गोल्ड मेडल विनर वकील हैं। बहुत से लोग चाहे कितना भी पैसा दे दें, उन्हें हायर नहीं कर पाते। मैं अभी के अभी उनसे लाइव कनेक्ट करने जा रही हूँ ताकि वो मुझे कुछ कानूनी सलाह दे सकें। ऐसा कहते हुए उसने अपनी उंगली से स्क्रीन पर टैप किया और उस वकील को लाइव पर जोड़ लिया। लेकिन इसके ठीक अगले ही सेकंड उस वकील ने एक के बाद एक सबूतों के कागजात सीधे बड़ी स्क्रीन के सामने लाकर अड़ा दिए। मैं मिस्टर जूलियन का वकील हूँ। ये इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि मिस विवियन ने मिस्टर जूलियन के साथ शादी के रिश्ते में रहते हुए साइल्स के इस्तेमाल के लिए शादी की ज्वाइंट प्रॉपर्टी और पैसों को ट्रांसफर किया। ये कुल रकम आगे पीछे मिलाकर 8 मिलियन से ज्यादा की बैठती है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, लाइव स्ट्रीम का चैट बॉक्स पूरी तरह से भड़क उठा और धमाका हो गया। ओ माय गॉड! तो असलियत यह है कि इस औरत ने ही धोखा दिया था। बिल्कुल सही। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि अपने यार को कंपनी में लेकर अपने ही पति को बदनाम करने आ गई? यह अभी भी उम्मीद कर रही है कि इसका पति इसे 5 मिलियन दे। इसकी चमड़ी कितनी मोटी और बेशर्म है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग इसकी बातों में मत आइए। विवियन चीख उठी। जूलियन, तुम मुझे फंसा रहे हो। आप सब मेरी बात सुनिए। जूलियन मुझसे बदला ले रहा है। आप लोग नहीं जानते, लेकिन इसने एक नकली स्क्रैच ऑफ लॉटरी टिकट का इस्तेमाल किया ताकि मुझे धोखे से तलाक के जाल में फंसा सके। ये सब एक सोची समझी साजिश है जो उसने रची है। लाइव चैट का माहौल पल भर में और भी ज्यादा उथल पुथल और अराजकता से भर गया। अब ये क्या माजरा है? क्या कहानी में कोई नया मोड़ आ गया है? एक नकली स्क्रैच ऑफ टिकट? लेकिन उसका इसके धोखा देने वाले मामले से क्या लेना देना है? वो आदमी बहुत बड़ा वकील है। वो जो सबूत दे रहा है वे नकली नहीं हो सकते। आप सब लोग इसकी बात पर कतई भरोसा मत कीजिए। धोखा इसी ने दिया है। यही वो इंसान है जो अपनी रखेल को ऊंचा दर्जा देना चाहता था, इसलिए उसने मेरे तलाक को इस तरह से प्लान किया। यहाँ तक कि उसने मेरी आंखों के सामने अपनी उस रखेल को एक मसेराती सुपरकार भी गिफ्ट की है। वैवाहिक संपत्ति को वापस पाने का हक तो असल में मेरा होना चाहिए। मैंने बिना किसी जल्दबाजी के बिल्कुल शांत होकर लाइव स्ट्रीम की तरफ देखकर बोलना शुरू किया। वो नकली स्क्रैच ऑफ और कुछ नहीं बल्कि कंपनी की मनोरंजन के लिए रखी गई एक मामूली एक्टिविटी थी। उसने खुद चुपके से उसे उठा लिया। ये सोच बैठी कि उसने बहुत बड़ा जैकपॉट जीत लिया है और खुद अपनी मर्जी से तलाक की मांग करने लगी। वकील ने तुरंत एक दूसरा वीडियो प्ले कर दिया। इस बार वो फुटेज एक नाइट क्लब के गलियारे में लगे सीसीटीवी कैमरे की थी। उस वीडियो में विवियन और साइल्स एक दूसरे को कसकर गले लगाए हुए थे और उनके होंठ बड़े ही पैशनेट तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसके बाद चैट रिकॉर्ड्स का एक बहुत बड़ा पुलिंदा स्क्रीन पर आ गया। बाबू, जूलियन फिर से बिजनेस ट्रिप पर बाहर गया हुआ है। आज रात मेरे घर आ जाओ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। उस लूजर को तो बस हर दिन काम करना ही आता है। एक बार जब हमें उसके पैसे मिल जाएंगे तो हम भाग जाएंगे। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। आखिरी इमेज बिल्कुल उसी पैटर्निटी टेस्ट की थी। उसमें बिल्कुल साफ साफ और शीशे की तरह साफ लिखा था कि ये बच्चा साइलस का है। लाइव चैट में तो जैसे महाधमाका हो गया। हे भगवान, खुद धोखा दे रही है और फिर भी इतनी हिम्मत की पीड़ित इंसान पर ही झूठे आरोप लगा रही है। ये औरत सच में बेहद घिनौनी है। धोखेबाज कचरा होना पूरी तरह कंफर्म हो गया। बिल्कुल सही। और अभी भी बेचारी बनने का नाटक कर रही है। पूरी की पूरी ड्रामा क्वीन है। विवियन पूरी तरह से सन्न और हक्का बक्का रह गई, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैंने हर एक चीज की इतनी बारीक और पुख्ता जांच पड़ताल कर रखी थी। सबूत बिल्कुल अकाटे हैं, मिस विवियन, वकील ने कहा। आपने अपनी शादी के दौरान धोखा दिया और ये बच्चा मेरे क्लाइंट का नहीं है। कानून के मुताबिक आप यहाँ से बिल्कुल खाली हाथ जाएंगी और आपने मेरे क्लाइंट का जो भी पैसा अपने प्रेमी पर उड़ाने के लिए निकाला था उसे आपको हर हाल में वापस करना होगा। पूरे 8 मिलियन, एक भी कौड़ी कम नहीं। वो पूरी तरह से घबराकर और लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ गिर पड़ी। हम पर पहले से ही 5 मिलियन के लोन का कर्ज है। भला हम दुनिया के किस कोने से 8 मिलियन लेकर आएंगे? मेरे वकील ने आधिकारिक तौर पर मुकदमा दायर कर दिया है। अब कृपया आप लोग यहाँ से चले जाइए। मेरे सहकर्मियों को काम करने में बाधा मत पहुँचाइए, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। इसके तुरंत बाद सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़े और उन्हें जबरदस्ती घसीटते हुए उस जगह से बाहर निकाल दिया। विवियन ने बेतहाशा हाथ पैर मारे और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने लगी, नहीं, ये सच नहीं है। जूलियन, तुमने मुझे फंसाया है। उनके बाहर खदेड़े जाने के बाद मिस्टर स्टर्लिंग ने एक गहरी सांस ली। मैंने कभी अंदाजा नहीं लगाया था कि तुम्हारी पूर्व पत्नी इतनी ज्यादा जाहिल और असभ्य होगी। अच्छा हुआ कि तुम कमजोर नहीं पड़े। मैंने अपना सिर हिलाया। मैंने वो सब कुछ कर दिया है जो मुझे करने की जरूरत थी। अब मैं बस कानून द्वारा उन्हें सजा दिए जाने का इंतजार करूंगा। उसी दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और वापस हॉस्पिटल लौट आया। डॉक्टर ने बताया कि मेरी माँ की हालत में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन वो अभी भी कोमा में ही थीं। जैसे ही मैं बाहर कॉरिडोर में निकल कर आया, मेरी मुठभेड़ एक बार फिर विवियन से हो गई। पतिदेव, मैं जानती थी कि आप यहीं होंगे। आपने पहले जो कुछ भी कहा वो सब सिर्फ गुस्से में कहा था। आप असल में अभी भी मुझसे प्यार करते हैं, है ना?
हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मैं वादा करती हूँ कि अब से आपके साथ बहुत अच्छे से रहूंगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है, मेरी सास ने भी बीच में सुर मिलाया। विवियन अभी उम्र में छोटी और नासमझ है। आप तो बड़े दिल वाले इंसान हैं। उसे इस एक बार के लिए माफ कर दीजिए। आप दोनों का एक साथ खुश रहना ही सबसे बढ़कर है। माफ कर दूं? तुम्हारी भला क्या औकात या चेहरा बचा है जो इस शब्द को मुंह से भी निकाल रही हो? जूलियन, हमने आपस में पहले ही बात कर ली है। साइलस इस बात के लिए पूरी तरह तैयार है कि उसका बेटा आपका बेटा बनकर रहे। इस तरह आपको अपना एक वारिस मिल जाएगा। क्या है? घाटे का सौदा नहीं है, बहुत बड़ा फायदा है। मैं सचमुच अपने खुद के कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। भला ये किस तरह का बेहद बकवास और घटिया लॉजिक था। विवियन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे से आंसुओं की धार बह रही थी। हम पहले ही तुम्हारे साथ इतनी दरियादिली दिखा रहे हैं, अब तुम्हें और क्या चाहिए? दफा हो जाओ। जूलियन, मैं तुम्हें अभी हुक्म दे रही हूँ। मार्केट में इस घर की कीमत पूरे 5 मिलियन है। मुझे अपने कर्ज चुकाने के लिए इसे बेचना होगा, वरना वे लोन शार्क कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। वे मुझे मार मार कर मौत के घाट उतार देंगे। 5 मिलियन? इसे तुम्हें देने के बजाय मैं समंदर में फेंकना ज्यादा पसंद करूंगा। विवियन का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी वार्ड का दरवाजा एक बार फिर झटके से खुल गया। साइलस अंदर भागा हुआ आया। उसका चेहरा सूजा हुआ था और उस पर नीले निशान पड़े थे। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और वो बेहद बदहाल और दयनीय दिख रहा था। कॉरिडोर में मौजूद मरीजों के रिश्तेदार अपना सिर घुमाकर उनकी तरफ देखने लगे और आपस में कानाफूसी करने लगे। क्या ये वही लाइव स्ट्रीम वाले धोखेबाज और बदचलन जोड़े नहीं हैं? ये बिल्कुल उन्हीं की तरह दिख रहे हैं। कितने बेशर्म हैं। जरा इस आदमी की हालत तो देखो। ये इसी लायक है कि इसे लात घूंसे पड़े। साइलस ने आगे लपक कर विवियन पर हाथ उठा दिया और उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। तुमने सारा का सारा दोष मुझ पर मढ़ दिया और खुद वहां से 9-2 गिलायंस हो गईं। मुझे मार मार कर कचुम्बर बना दिया गया और तुम यहाँ आकर बेचारी बनने का नाटक कर रही हो। तुम यहाँ कर क्या रही हो? ये सब तुम्हारी गलती है। तुम बेवकूफ औरत। तुम वो नकली स्क्रैच ऑफ लेकर आई और तुमने खुद हमें सबके सामने बेनकाब कर दिया। अब पूरे इंटरनेट को हमारे अफेयर के बारे में पता चल चुका है। वो अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ देखने लगा। उसका लहजा अचानक बेहद गिड़गिड़ाने और झुकने वाला हो गया। जूलियन, क्या मैं तुम्हारा सबसे पक्का और लंगोटिया यार नहीं हूँ? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। थोड़े पैसे निकालो और मुझे बचा लो। उन लोगों ने कहा है कि अगर मैंने 3 दिनों में पैसे नहीं चुकाए तो वे मेरी जान ले लेंगे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। मेरी माँ के आराम में खलल मत डालो। विवियन अचानक हकीकत में वापस आई और साइलस को धक्का देने के लिए आगे बढ़ी। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने मुझे बहकाया न होता तो मैं धोखा क्यों देती? अब हमारी हालत देखो। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मेरी सास ने भी खुद को आगे झोंक दिया और साइलस को नोचने और खरोंचने लगी। तुम धोखेबाज। तुमने मेरी बेटी की खुशियां बर्बाद कर दी। साइलस दर्द से करा उठा और पीछे मुड़कर विवियन के साथ हाथापाई और मारपीट करने लगा। जूलियन, मुझे मजबूर मत करो। साइलस दहाड़ा। अगर तुमने आज पैसे नहीं उगले तो तुम्हारी माँ भी जिंदा नहीं बचेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दामाद को हाथ लगाने की? रुक, मैं तेरी टांग चबा जाती हूँ। मेरी सास जोर से चीखी। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को मारने की? रुक, मैं तुझे जान से मार डालती हूँ। विवियन चिल्लाई। अभी ये बातें पूरी भी नहीं हुई थी कि साइलस ने मेरी सास को एक जोरदार लात मारकर एक तरफ फेंक दिया। विवियन को भी बड़ी बेरहमी से जमीन पर पटक दिया गया। वो अपने पेट को पकड़कर बैठ गई और उसका चेहरा पल भर में भूत की तरह बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसने नीचे देखा तो उसकी सफेद ड्रेस से होकर खून का फव्वारा बह रहा था। मर्डर हो गया। जल्दी करो और पुलिस को बुलाओ। फौरन किसी डॉक्टर को बुलाओ। मेरी सास जोर जोर से चिल्लाने लेंगी। ये मैंने नहीं किया। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। साइलस हकलाते हुए बोला। जैसे ही मेडिकल स्टाफ भागता हुआ वहां पहुंचा, पुलिस भी आ धमकी और उन्होंने फौरन साइलस के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। मैं हॉस्पिटल के वार्ड के दरवाजे पर खड़ा होकर ये सारा तमाशा होते हुए देख रहा था। 2 घंटे बाद इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर अपना सिर हिलाते हुए बाहर आए। मुझे बहुत अफसोस है। उन बुजुर्ग महिला के दिमाग की नस फट जाने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई और उस युवा महिला का बहुत ज्यादा खून बह चुका था। हम बच्चे को नहीं बचा सके। मैं पीछे मुड़ा और वापस अपनी माँ के हॉस्पिटल के कमरे में चला गया। सब कुछ पूरी तरह खत्म हो चुका था। 3 दिन बाद साइलस पर जानबूझकर हमला करने और उसके कारण हुई मौत का आधिकारिक तौर पर मुकदमा चलाया गया। सारे सबूत बिल्कुल साफ और अकाट्य थे। 1 हफ्ता और बीत गया और विवियन अपनी माँ और अपने बच्चे की मौत की खबर के गहरे सदमे से पूरी तरह हिल गई। उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और वह पूरी तरह पागल हो गई। और जहाँ तक मेरी बात है तो ये मेरे लिए एक बिल्कुल नई जिंदगी की शुरुआत करने का समय था।